स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी टॉपिक्स को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द यही आता है कि सुरक्षा क्या है, यानी क्या है मतलब सुरक्षा का। तो देखिए, सुरक्षा का मतलब हम यही जानते हैं कि बेसिकली किसी भी चीज से हमारी प्रोटेक्शन होना। अब वो प्रोटेक्शन हमारी किससे हो सकती है? हम टेंशनों से मुक्त रहें, है ना, हम तनाव से मुक्त रहें, हम एक्सीडेंट से मुक्त रहें, हमारे ऊपर कहीं पंखा ना गिर जाए या कोई भी चीज, यानी कि हर एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको हानि पहुंचे उससे आप सुरक्षा चाहोगे या नहीं चाहोगे? चाहोगे ना। मगर हम इन सबको सुरक्षा कंसीडर नहीं कर सकते। अब क्यों? जब इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे सुरक्षा के अंदर, तो हम कंसीडर किसको करेंगे सुरक्षा में? तो देखो, जब हम बात करें एक देश की, तो देश में सुरक्षा क्या है, यानी सुरक्षा जब ही माना जाएगी जब हमारे केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचे। जब हमारे केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंच रही है तो उससे अपने आप की प्रोटेक्शन करना सुरक्षा कहलाएगा। ना कि ऐसा कि आपका चलते हुए कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको सरकार के ऊपर दोष दो कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, इसके लिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। आपके ऊपर कहीं पंखा ना गिर जाए तो आप इसके लिए सरकार के ऊपर को दोष दो। ऐसा नहीं। सारे वो टॉपिक्स जिससे आपके केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचे, यानी कि बाहरी सेना आपके ऊपर हमला कर रही है, आपकी जगह को तबाह कर रही है, आपके घर घेर रही है, ये सब चीजें आपके केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचा रही हैं, आपकी जानें जा रही हैं, ये केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचा रही हैं। सो ये हमारा सुरक्षा का मोटिव होता है और सुरक्षा का मतलब भी यही होता है कि वह सारे टॉपिक जिससे हमारे केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचे वो सुरक्षा कहलाएगा। सो पूरी समझ में आया होगा। अब देखो, हम बात कर रहे हैं अपरोध की। देखिए, हम बात कर रहे हैं लड़ाइयों की। सो लड़ाइयों के अंदर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी जानें जाती हैं, बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी रिसोर्सेज सब खराब हो जाती, सब तहस नहस हो जाती। तो हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही समझाया जाता है कि कभी भी हमारा किसी भी देश से कोई मनमुटाव हो जाए, क्योंकि हम सामुदायिक आदमी हैं, कोई ना कोई किसी वजह पे हो ही जाता है मनमुटाव, तो उस मनमुटाव को पहले हमें आपसी बातचीत द्वारा खत्म करना है। हमें आपसी बातचीत, आपसी बहस द्वारा खत्म करना है, एक मंच द्वारा खत्म करना है। ये नहीं आपके कोई बात बुरी लग गई, आपने अगले दिन ही उसके ऊपर मिसाइल दाग दी, ऐसा नहीं। क्योंकि हम जब ऐसे काम करेंगे तो हम पर भी कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा काम जरूर करेगा। तो इससे क्या होगा, जो आम नागरिक हैं उनकी जानें जाएंगी। सेना का हमला जो होता है वो बेसिकली सैनिकों को काफी ज्यादा मारेगा, आपकी जगहों पर कब्जा होगा। सो ऐसे यानी कि युद्ध की स्थिति को हर तरीके से रोकने को ही अपरोध कहा जाता है। ये याद रखिएगा, युद्ध की स्थिति को हर तरीके से रोकने को ही अपरोध कहा जाता है। तो ये एक नंबर में आता ही आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सुरक्षा की धारणाओं की। हमने ये जान लिया कि सुरक्षा क्या होती है, अपरोध क्या होता है। अब सुरक्षा की जो है वो दो धारणाएं होती हैं। पहली होती है परंपरागत और दूसरी होती है गैर परंपरागत, जिसको हम अपरंपरागत के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, परंपरागत के अंदर जो मामला है वो सब हमारे देश का है। क्या है? देश का है, यानी देश के बाहर और देश के अंदर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ही सारे हमारे क्या आ जाते हैं, परंपरागत धारणा के अंदर आ जाते हैं। अब मैं बात करूं बाहरी सुरक्षा की, यानी कि हमें बाहरी टॉपिक से किस तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो है बाहर का सैन्य हमला, कोई कानूनी व्यवस्था या कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी सरहदों पर नुकसान पहुंचा रही है और हमें अपने आप की सुरक्षा करने पर मजबूर कर रही है। वे सारे टॉपिक आपके किस में आएंगे? बाहरी सुरक्षा के अंदर आएंगे, जो कि देश के बाहर हो। ठीक है, मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, सैन्य हमला हो गया, और भी कई सारी चीजें हो गई जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बाहरी सुरक्षा के अंदर कंसीडर करते हैं। यहाँ मैं कुछ लिख भी देता हूं आपके लिए। तो देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे कि युद्ध हो गया, है ना, सैन्य हमला हो गया, या सीमा विवाद हो गया। तो वह सारे टॉपिक आपके यहां आएंगे बाहरी सुरक्षा के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक सुरक्षा की। तो देखिए, आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा टॉपिक देश के अंदर चल रहा है और वो टॉपिक देश के अंदर बेसिकली असमानता क्रिएट कर रहा है या आंदोलन क्रिएट कर रहा है, वह आंतरिक सुरक्षा का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था आती है या कोई भी ऐसा विवाद आता है जिससे देश के बिखरने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। जैसे हम बात करें अलगाववाद की, सो अलगाववाद हो गया, कानूनी व्यवस्था हो गई, बहुसंख्यक दल और साथ ही साथ जो हमारा अल्पसंख्यक दल, इनके बीच मनमुटाव हो गए, तो वो सब आंतरिक सुरक्षा के अंदर कंसीडर करते हैं। यानी देश के अंदर जितने भी मसले चल रहे हैं उससे अपने आप की प्रोटेक्शन करना, जल्द से जल्द उन मसलों को हल कर देना, तो वह आंतरिक सुरक्षा कहलाएंगे। इसका क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो अलगाववाद लिख सकते हो भाई। देखिए, साथ साथ बोल भी रहा हूं मैं, लिखते जाना, ठीक है। अलगाववाद हो गया हमारा, और क्या हो गया, हमारी कानूनी व्यवस्थाएं हो गई, कानूनी व्यवस्थाएं हो गई,
और भी बहुत सारे टॉपिक्स में आ जाते हैं जो कि देश के अंदर ही चल रहे हों। सो इस तरीके से हमारा आंतरिक सुरक्षा समझ समाप्त हुआ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने क्या जाना, बाहरी सुरक्षा का मतलब क्या है, आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है। अब आप समझो कि जो हमारी गैर परंपरागत है, यानी कि अब इसका देश से कोई नाता नहीं है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर देश इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें जो बात होती है वो पर्टिकुलर एक विश्व की होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। परंपरागत का मतलब होता है किसी एक देश की बात कर रहे हैं, उसके अंदर और उसके बाहर की बातें कर रहे हैं। बट गैर परंपरागत में या अपरंपरागत के अंदर कभी भी देश की बात नहीं होती, उसमें विश्व की बात होती है। अब विश्व में क्या आती है, जनरली 2 टॉपिक्स आते हैं। पहला आता है मनुष्य सुरक्षा और दूसरा आता है विश्व सुरक्षा। मनुष्य सुरक्षा का मतलब क्या, यानी कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, भूख होती है, महामारी होती है, बीमारियां होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन सब से अपने आप की सेफ्टी ही मनुष्य सुरक्षा कहलाती है। जो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें कोई एक देश ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं जिस देश पर ये परेशानी आई हुई होती है। राइट, समझ में आया आपके मनुष्य सुरक्षा। अब देखिए विश्व सुरक्षा का मतलब ये है कि ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर तो सबका विचार करना ही बहुत जरूरी है, और इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है, जैसे कि हमारी नई नई नवीन चुनौतियां जो आगे चलकर हमें देखने को मिलेगी उनके ऊपर विचार करना। हमारे आतंकवाद, यानी आतंकवाद एक पर्टिकुलर देश का दुश्मन नहीं है, इससे पूरी विश्व को ही खतरा है, कब किसके ऊपर हमला हो जाए कोई पता नहीं है। आतंकवाद हो गया, उग्रवाद हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, तो वह सारी विश्व सुरक्षा के अंदर आती है। सो होपफुली आपने अपने माइंड के अंदर एक क्लैरिटी बना रही होगी कि सर ने बताया परंपरागत का मतलब यह है कि जो देश के ऊपर बात हो रही है, देश के अंदर क्या चल रहा है और देश के बाहर क्या चल रहा है। और यहीं पर गैर परंपरागत के अंदर देश की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है। और विश्व के अंदर किसकी बात हो रही है, मनुष्य सुरक्षा की बात हो रही है और विश्व सुरक्षा की बात हो रही है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो कि मनुष्य को हानि पहुंचाए एंड एज वेल एज हमारे पूरे विश्व को हानि पहुंचाए। और ऐसे सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कोई एक देश मिलकर काम नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे देशों से मिलकर काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसकी कोविड-19 की बीमारी या कोरोना वायरस। निकला तो एक ही देश से था, बट उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सभी देश इकट्ठा हो गए थे, नहीं हो गए थे, तो ऐसे ही। ठीक है, सो होपफुली आपको यहां से समझ में आई होंगी चीजें, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते चैप्टर में आगे की तरफ। तो आप ये जानते हैं कि कभी हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लड़ना पड़े, तो उसमें सरकार के पास कौन से 3 विकल्प हैं जिसका सरकार यूज करती है, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि लड़ाई के होने से पहले ही सरकार मेंटेन करती है अपने आपस में, जिससे हम आने वाले समय में लड़ाइयों से बच सकते हैं। तो बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले तो सरकार का काम यही होता है कि हर एक तरीके से अपने एड़ी तलक का जोर लगाकर लड़ाई को रोकना, यानी कि लड़ाई का तो विकल्प बिल्कुल ही ना चुनना, हर एक तरीका वो अपना लेना जिससे लड़ाई को हम रोक सकें। मगर फिर भी सारे मानदंड अपनाने के बाद भी लड़ाई ना रुके, तब आपको कौन से 3 विकल्पों को फॉलो करना है, तब जाके लड़ाई लड़नी है। तो पहला ये होता है अपना आत्मसमर्पण कर दो, यानी जिस देश से लड़ाई हो रही है उसे लड़ने से पहले ही मना कर दो कि भैया मैं हार मानता हूं, जो आपकी मर्जी हो वो बता दो मुझे, आत्मसमर्पण करना। फिर नुकसान की आशंका, यानी कि अगर आप आत्मसमर्पण नहीं कर रहे तो सामने वाली पार्टी को इतनी नुकसान की आशंका बताइए कि अगर हमारे बीच में लड़ाई होती है तो इतनी रिसोर्सेज खराब होंगी, मेरा ही नहीं आपका भी नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। सो मैनी मोर टाइप्स, आपको उसकी नुकसान की आशंका बतानी है। और जब ये भी ना हो तो मुकाबला करो उसका डटकर और पूरी कोशिश करो कि आप उसे हरा सको। समझ में आई? यहां तक चीजें बहुत सिंपल वे में बताई मैंने आपको। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं शक्ति संतुलन एंड गठबंधन की। ये बेसिकली अवरोध के टाइप के नाम से भी जाने जाते हैं। जो अवरोध हमने सीखा यानी युद्ध की आशंका को कम करना, तो ये उसी के ही विकल्प है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं बात करूं शक्ति संतुलन की। तो ये क्या है शक्ति संतुलन? देखिए, अगर हम अपने आसपास कभी पड़ोस में देखें तो हम देख पाएंगे अपने आसपास के देशों में, तो कोई देश तो बहुत अमीर है, कोई देश गरीब है, किसी देश के पास सेना बहुत अच्छी है तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास सैनिक शासन चल रहा है तो किसी के पास लोकतंत्र शासन चल रहा है। तो यानी कि यहां से अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी बना सकते हैं कि आने वाले समय में किस देश से हमें कितना खतरा होने वाला है। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश आने वाले समय में हम पर भारी पड़ेगा। सो उसके मुताबिक अपने एसेट्स को डिजाइन करना, अपने आप को डिजाइन करना, अपने आप को मॉडिफाई करना, ये शक्ति संतुलन का पार्ट है कि आने वाले समय में हम भी किसी से कम ना पड़े। समझ में आया? समझ में सब कुछ? देखिए, शक्ति संतुलन मतलब क्या है? अपने आप को डेवलप करना अकॉर्डिंग टू अदर्स। समझ में आई चीजें? अब मैं बात करूं गठबंधन की। तो गठबंधन एक ऐसा विकल्प है जो कि छोटे मोटे देश ही नहीं, बड़ी बड़ी शक्तियां भी अपनाती हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी इसको फॉलो करती हैं। और बड़ी बड़ी महाशक्तियां और बड़े बड़े देश ज्यादातर गठबंधन में ही रहते हैं।
इसका फायदा क्या होता है, जैसे कि मान लो 10 देशों का एक गठबंधन है और उसमें किसी एक देश पर हमला कर दिया आपने, अब वो अकेला देश आपको जवाब नहीं देगा, आपको वो ग्रुप का सामना करना पड़ेगा, यानी इस ग्रुप के अंदर जितने भी देश होंगे वो पलटवार आपके ऊपर करेंगे क्योंकि वो उसका पार्ट है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हर एक बड़े बड़े देश गठबंधन के अंदर रहते हैं जिससे उनकी प्रोटेक्शन होती है और एज वेल एज उनकी युद्ध की आशंका भी कम होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एक इफेक्टिव एग्जांपल ये है कि पहले के समय के अंदर अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामिक आतंकवाद या उग्रवाद को समर्थन दिया और अमेरिका ने बोला कि हम आपके साथ हैं, इसको तबाह करो। मगर 11 सितंबर 2001 के अंदर ओसामा बिन लादेन ने जब अल कायदा नामक एक उग्रवादी संगठन को मार गिराया तो तभी बिल्कुल करंटली अमेरिका ने आतंकवादियों के खिलाफ ही मोर्चा खड़ा कर दिया कि हम आतंकवादी के समर्थक नहीं हैं, हम आतंकवाद के ही खिलाफ हैं। अब कहने को तो अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, बट उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका सामना एक गठबंधन से था। तो गठबंधन एक ऐसा विकल्प है जो कि आपकी युद्ध की आशंका को कम करता है और बड़े बड़े देशों से बचाने में भी आपको हेल्प करता है, जो कि कई सारे देश अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि नाटो है, वार्सा पैक्ट है। अभी नाटो किसका है और वार्सा पैक्ट किसका है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सो बेसिकली हमने ये जाना कि 3 विकल्प कौन से हैं, शक्ति संतुलन क्या है, एंड देन और हमारा गठबंधन क्या है, और स्टार्टिंग के अंदर हमने जाना कि अपरोध का मतलब क्या है, सुरक्षा की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, हमने अवधारणाएं जानी। सो बेसिकली आज इस क्लास के अंदर हमने काफी कुछ कवर कर लिया। इसमें पढ़कर आए हैं कि पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है यूएनओ, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। सो बेसिकली इनका काम ये होता है कि हर एक तरह से युद्ध की आशंकाओं को रोकना, और अगर युद्ध की स्थिति बन भी जाए तो उसको एक बहस के जरिए, एक बातचीत के जरिए खत्म कर देना, जिससे बेकसूर लोगों की जाने ना जाए, हमारे हथियारों का गलत यूज ना हो, एंड देन मैनी मोर। सो बेसिकली यहाँ से हर एक तरीके से हम पूरे विश्व में शांति स्थापित करते हैं। मगर इन सब चीजों को एक तरह से सोचते हुए एक बात सोची गई कि अगर हर एक देश के पास खतरनाक से खतरनाक हथियार होंगे तो कभी ना कभी तो उनका यूज होना ही होना है। तो इसीलिए इन हथियारों पर हमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए, या फिर इन हथियारों पर अगर किसी ने खरीद लिए हैं तो वो और हथियार ना खरीदे, और जिसने खरीद लिए हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि आप इनका यूज नहीं कर सकते। सो इसीलिए यहाँ पे कुछ संधियां निकली, कुछ आइटम्स निकले जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आया 1972 के अंदर जैविक हथियार संधि, जिसको हम BWC के नाम से जानते हैं, या आप ध्यान रखिएगा BWC। और BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इसके ऊपर 155 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसको स्वीकार किया था कि हाँ, हम ऐसे हथियारों की बेसिकली स्वीकृति को प्रदान लेते हैं और इन सब हथियारों का हम यूज नहीं करेंगे। फिर हमारे पास जब ये संधि निकली तो इसके बाद ना अमेरिका ने, सोवियत संघ यानी कि रूस ने इसको मानने से मना कर दिया कि भाई हम इसको नहीं मानते, हम तो हथियार रखेंगे। इसी की बात को मद्देनजर रखते हुए 1972 में ही एंटी ब्लास्टिक मिसाइल के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया कि अगर तुम इस संधि को नहीं मान रहे तो इस मिसाइल को तुम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। इसके बाद 1992 के अंदर रासायनिक हथियार संधि यानी CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन को निकाला गया और इसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए। इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म होती है CWC, और जिसके ऊपर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जैसा कि आपको पता है। तो यहां तक हम जान गए। अब यहां से हमने ये देखा कि अमेरिका और रूस यानी कि सोवियत संघ कुछ संधियों को मानने से मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर हमने इन संधियों को मान लिया तो हमें हथियार नहीं रखने पड़ेंगे, और अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम पूरे विश्व में शक्तिशाली कैसे बनेंगे? क्योंकि हथियार के भी 2 इंपैक्ट होते हैं, पहला तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया कि कभी ना कभी उनका तो यूज होना ही होना है। पॉजिटिव ये कि अगर हमारे पास बड़े से बड़े हथियार होंगे तो सामने वाले देशों के मन में ये भय बना रहेगा कि ये भी हमसे कम नहीं है, इसके पास भी बहुत सारे हथियार हैं और ये भी मजबूत देश है, तो वो डर की वजह से ही हमसे नहीं लड़ाई लड़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखा गया और फिर निकाली गई अस्त्र नियंत्रण संधि, यानी कि अब हम हथियार तो रख सकते हैं मगर कुछ मानदंडों को फॉलो करते हुए। उनमें से 3 नियंत्रण संधि आपके पास दे रखी हैं। पहली आती है SALT-2, स्टार्ट एंड NPT। SALT-2 का मतलब है स्टैटिक्स आर्म लिमिटेशन टेरिटरी, स्टार्ट का मतलब है स्टैटिक्स आर्म रिडक्शन टेरिटरी, एंड NPT का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल टेरिटरी। और ये न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल यानी NPT पूछी जाती है तो इसको बता देता हूं मैं, 1968 के अंदर इसको निकाला गया था। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद मैं एक चीज और बता देता हूं
कि 1967 के अंदर एक चीज निकली थी कि जिस भी देश ने 1967 तक अपने हथियारों को रिजर्व करवा लिया है, अपने हथियारों को बेसिकली सभी देशों को दिखा दिया है कि मेरे पास ये हथियार हैं, आपने उनका प्रशिक्षण कर लिया है, तो इसी के तहत आप अपने हथियारों को रख सकते हैं, अदरवाइज आप हथियार नहीं रख सकते। कि 1967 के अंदर बात निकली। अच्छा मैं इसका बताऊं, 1967 के अंदर जो ये बात निकली थी इसमें सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देशों यानी विकसित देशों का ही फायदा था, क्योंकि विकसित देश ऑलरेडी विकसित थे, उन्होंने अपने आप की भी डेवलपमेंट कर ली थी एंड एज वेल एज अपने वेपन्स की भी डेवलपमेंट कर ली थी। तो वो ये चाहते थे कि जब ये ऐसा थ्योरम हम निकालेंगे कि 1967 के बाद कोई हथियार नहीं रख पाएगा, तो जो विकासशील देश हैं जो सिर्फ अभी अपनी ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हथियारों की तरफ रुख भी नहीं किया अपना, तो वो तो हथियार खरीद ही नहीं पाएंगे, तो वो हमेशा हमारे दबाव में रहेंगे। तो विकासशील देशों ने इस संधि का बहुत बढ़ चढ़कर विरोध किया और सबसे ज्यादा भारत ने विरोध किया। भारत ने इसको मानने साफ इनकार कर दिया कि हम इस संधि को नहीं मानते, अभी हमने अपने परमाणु हथियारों का तो परीक्षण ही नहीं किया, अभी तो हम अपनी डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। इससे उन्होंने भारत ने बताया कि इस संधि के अंदर सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देशों का ही हित छुपा हुआ है, इसमें दक्षिणी देशों का कोई हित नहीं है। तो इसीलिए 1967 में संधि को मानने से मना कर दिया। बट इसका मतलब यही था कि जो 1967 तक देशों ने अपने हथियारों को रिजर्व करवा लिया है, परीक्षण कर लिया है, वही हथियार रख सकते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के बारे में। इसके ओवरऑल आप डेफिनेशंस ये लिख सकते हैं कि बेसिकली हम अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापित करने के लिए हथियारों की रोकथाम करना चाहते हैं, तो इसीलिए सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में नई नई संधियां निकालकर या तो हथियारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया या फिर उन पर रिडक्शन की ट्यूटरी लगाई गई, जैसे कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा की। देखिए सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब यही है कि वह सारे टॉपिक्स जिनके ऊपर कोई एक देश विचार नहीं कर सकता, वह सारे सहयोग मूलक सुरक्षा के अंदर आते हैं। अच्छा यहां से आपको एक चीज याद आई होगी कि सर ने बताया था कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणाएं हमने पढ़ी थी, एक गैर पारंपरिक धारणा पढ़ी थी। पारंपरिक धारणा के अंदर सभी चीजें वो आती हैं जो कि देश के अंडर में होती हैं, देश की बाहर की सुरक्षा और देश के अंदर की सुरक्षा, यानी बाहरी सुरक्षा यानी आंतरिक सुरक्षा हमने पढ़ा था। दूसरा मैंने बताया था गैर पारंपरिक धारणा। तो गैर पारंपरिक धारणा का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ देश की बात ना हो, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की बात हो, यानी मानव सुरक्षा की बात हो और विश्व सुरक्षा की बात हो। तो वह सारे टॉपिक्स के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर देश विचार नहीं करता, उस पे ऊपर सभी पूरे विश्व में जितने भी देश होते सब मिलकर विचार करते, तो वह हमारे सहयोग मूलक सुरक्षा के अंदर आता है। अभी फिलहाल का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक कोरोना वायरस कहीं से भी निकला हो, मगर उसकी वैक्सीन बनाने के लिए, उसकी दवाई बनाने के लिए कोई एक देश काम नहीं कर रहा था, सभी देश काम कर रहे थे कि जिसके पास बन जाए सो वेल एंड गुड, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिससे हम इस बीमारी से बच सके। तो सहयोग मूलक सुरक्षा के अंदर वह सारे टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर कोई एक देश विचार नहीं करता, सभी मिलकर उस पर विचार करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम का। सो होपफुली आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, मैं ये मानता हूँ, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट फिर भी किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, एंड अदरवाइज जो टॉपिक्स आप पढ़ते हुए आ रहे हो उनके आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। सो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं भारत की सुरक्षा की रणनीतियों के बारे में। स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं भारत की सुरक्षा रणनीतियों के बारे में। सो बेसिकली हम हर एक देश की बात करें तो हर एक देश अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप की डेवलपमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाता है, कुछ स्ट्रेटेजी बनाता है जिसको वो फॉलो करते हुए अपने आप की सुरक्षा भी करता है और अपने आप को डेवलप भी करता है। तो वही चीज़ हम भारत की पढ़ने वाले हैं कि भारत ने ऐसी कौन सी गाइडलाइन बनाई है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और अपने आप की प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास आता है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी कि हमने चैप्टर इतना पढ़ लिया, हम ये जान गए कि सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है किसी भी देश को वो रहता है बाहरी सुरक्षा से, कि कहीं कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला कर हमारी जमीन को ना छीन ले, हमारे रिसोर्सेज खराब ना कर दे, एंड देन मैनी मोर। इसलिए हर एक देश सबसे ज्यादा पैसा अपनी सेना के अंदर ही खर्च करता है, अपने हथियारों को खरीदने में ही खर्च करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहें ताकि हम बाहरी आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें। तो ये है हमारा पहला घटक कि अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दूसरा आता है अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का विकसित करना या अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को मजबूत करना, ये हमारी सुरक्षा की रणनीति का दूसरा घटक माना जाता है। तीसरा आता है हमारे पास कि देश के भीतर आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करना, यानी कि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अलगाववाद आता है, कानूनी व्यवस्था आती है और सभी चीजें वो आती हैं जो कि देश के अंदर चल रही हो, देश के नागरिक के साथ चल रही हो।
अच्छा मैं आपसे एक बात कहूं कि ये आंतरिक सुरक्षा के टॉपिक को ना पहले कोई देश मानता ही नहीं था, पहले कोई देश ये नहीं जानता था कि आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है, मगर इसको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1945 के बाद। अब सर 1945 के बाद क्यों दी गई इसको वैल्यू? देखिए 1945 के बाद इसको वैल्यू इसलिए दी गई क्योंकि बड़ी बड़ी महाशक्तियों का, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का टूटने का कारण ही आंतरिक सुरक्षा बना। यानी कि हम ये जान चुके कि आंतरिक सुरक्षा के अंदर देश के भीतर की बात, बाहरी सुरक्षा के अंदर देश के बाहर की बात। तो कई सारी महाशक्ति ऐसी महाशक्तियां थी जो कि इतनी मजबूत थी कि वो अमेरिका से भी टक्कर ले ले। हाँ मैं बात कर रहा हूँ सोवियत संघ की। सोवियत संघ को अगर गिना जाए, अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में वो किसी समय पर सबसे आगे था। उसके पास उन्नत संचार प्रणाली थी, उसके देश के अंदर, उसके ग्रुप के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं था, उसके पास सकल घरेलू उत्पाद में उसको उत्थान पर माना जाता था क्योंकि उसके अंदर सभी चीजें बन जाती थी देश के अंदर ही। उसको कभी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की नीड ही नहीं पड़ती थी, अगर वो चाहता तो एक्सपोर्ट करता, इंपोर्ट की तो कभी नीड ही नहीं पड़ी उसको। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे देश बहुत ही मजबूत थे, मगर इनका जो विघटन हुआ वो आंतरिक सुरक्षा के कारण ही हुआ कि इनकी जनता इनके खिलाफ ही खड़ी हो उठी, अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और भी जनसंहार हो गया यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पे बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं टिक पाई। तो यहाँ पे विचार किया गया कि 1945 के बाद हर एक देश अपनी अपनी आंतरिक सुरक्षा पे बहुत ध्यान देता है। अगर एक छोटे से राज्य की बात हो रही है ना तो उसको ही बहुत सीरियस तरीके से झेला जाता है हर एक देश के अंदर, सिर्फ भारत की बात नहीं है। तो इसीलिए अपने देश के भीतर आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करना और उसका एक तरह से यूजफुल एक सॉल्यूशन ढूंढना जिसको वो सबके लिए बेहतर हो। ठीक है, फिर आता हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना और अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसा विकसित करना कि गरीबों का एक बड़ा समूह गरीबी से निकलकर अमीरी में आ सके या फिर एक अच्छी लाइफ में जी सके, अपना जीवन यापन अच्छा कर सके। तो ये था हमारा भारत की सुरक्षा रणनीतियां जो कि आपको होपफुली समझ में आए होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको बड़े से बड़े टॉपिक को एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में फिनिश करवाने की। अदरवाइज कोई टॉपिक रह गया हो या किसी टॉपिक में आपको डाउट हो या किसी भी पॉइंट को आप में समझ में ना आया हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।